Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine and obviously preparing your MD-CAT. So आज हम अपने जो हमने B1 डिस्कस किया था, ठीक है, आज हम उसका टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यूनिट हमारा वही है, यूनिट हमारा 1 था, ठीक है। उसका B1 का हमारा पहला टेस्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, चैप्टर 4, ठीक है। आज उसका टेस्ट है, उस टेस्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ज़रा देखिएगा, ज़रा आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखिए ज़रा। ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्स। कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो हर तरह के सेल्स में पाई जा रही हैं? तो इसका आंसर है चार्ली, ठीक है। राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। आपको पता है राइबोसोम भी हर तरह के सेल में पाए जाते हैं बिकॉज दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। इनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको आइडिया होना चाहिए, ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये हर तरह के सेल्स में पाए जाते हैं बिकॉज दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। और साइटोप्लाज्म तो जाहिर सी बात होता ही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। तो आपको पता है ये सेडिमेंटेशन रेट है, जिसको एस से हमने रिप्रेजेंट किया होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट आता है, इसका सी ऑप्शन बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इन यूकैरियोटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड। यूकैरियोट्स के अंदर कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर है डेल्टा। आपको पता है डेल्टा में मिजोसोम है, और मिजोसोम्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जब वो अंदर की तरफ पिंच हो जाती है तो एक वेजिकल टाइप, एक लैमेली टाइप, एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए चैप्टर 6 उसमें ये मिजोसोम्स का डिस्कशन है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स का पार्ट है, यूकैरियोट्स का पार्ट नहीं होता, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। प्रोटीन पैकेजिंग इज डन इन। प्रोटीन की जो पैकेजिंग है वो किसके अंदर होती है? तो आपको पता है वो किसका काम है? दैट इज़ अ वर्क ऑफ गोल्जी apparatus। आपको याद होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था, इसका काम है पैकिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, चीज़ों को मॉडिफाई करना। तो ये गोल्जी apparatus का काम है, इसलिए चार्ली इसका आंसर है। सारे के सारे आप देखें कि जो है ये मैंशनड है इसके अंदर, ठीक। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं सारी पॉइंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है द डार्कली स्टेन्ड पार्ट ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल का डार्क स्टेन्ड पार्ट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए ये न्यूक्लियस है। डार्क स्टेन्ड पार्ट होता है बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, इसलिए डार्क स्टेन्ड पार्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। सो इसका अल्फा आंसर बन रहा है। अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड ऑल्सो लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, राइट। तो जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है आपको पता है कि वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। किस में होंगे बोला? सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। सो इसका आंसर हमारे पास बीटा है, ठीक। अच्छा जी, न्यूक्लियोलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोलस। तो आपको पता है न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करना, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है अल्फा। जितने भी आपको पता है राइबोसोम आरएनए वगैरह है, ठीक है, वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए। आपको पता है उसका जो सेंट्रल ग्रैन्युलर एरिया होता है, ठीक है, सेंट्रल फिब्रल एरिया, सॉरी जो होता है, ठीक है, सेंट्रल फिब्रल एरिया, उसमें क्या चीज़ है? उसमें डीएनए और राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बन रहा है दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए, ठीक। अच्छा जी, यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। आपको पता है यूनिट मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था। यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि वो दो प्रोटीन्स की लेयर होती हैं और बीच में क्या होता है वाला? लिपिड की बाय लेयर, ठीक है। सो सैंडविच मॉडल होता है, इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। सो इसका बीटा आंसर हमारे पास बन रहा है, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। फंक्शंस ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है इन यूकैरियोटिक सेल द सेल द टाइप सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स आर। यूकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है यूकैरियोट्स में दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। स्मॉलर सब यूनिट 40S का होता है और लार्जर सब यूनिट 60S का होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा बीटा। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम इज। तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म।
ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इसके अंदर होता है। आपको पता है ये लिपिड्स को चेंज करता है एनर्जी के अंदर, ठीक है। सो लिपिड्स, आपको आइडिया होगा कि लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो डबल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपको ग्लाइऑक्सिसम प्रोवाइड, इसलिए इसका मतलब क्या है, वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम कैसे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स प्लस मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ज़्यादा सारे राइबोसोम लग जाते हैं, सो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये पॉलीसोम इसको कहते हैं। सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी अगर आपको याद हो हमने हमारे टॉपिक में भी डिस्कस था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास स्टार की बुक है, ठीक है, स्टार की बुक में भी सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो उसमें भी आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें, ठीक। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टार्स की बुक में भी गिवन है, और इसके अलावा जितने भी हमने टॉपिक्स किए उसके में भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोथ सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ डैश सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो दोनों सेंट्रियोल्स का पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों सेंट्रियोल्स के अकॉर्डिंगली कितना बन जाएगा वाला 18, ठीक है। दो 9 होते हैं ना 9 पेयर्स, तो ये हमारे पास 18 सेट बन जाएगी, ठीक है। बीटा इसका आंसर है। इट काज द डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान कौन सी चीज़ डिग्रेड करती है, तो आपको पता है डिग्रेडेशन का जो लाइसिस का काम है, डिग्रेडेशन या लाइसिस का जो काम है वो किसके जिम्मे वाला, दैट इज़ लाइसोसोम उसका रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। अच्छा जी, इट पैक्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट इनसाइड द मेम्ब्रेन। आपको पता है पैकिंग, वही अभी जो हम बात कर रहे थे, इसका काम होता है पैकिंग करना, तो वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है, ये बीटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, देयर इंजाइम्स कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये भी अभी हम बात कर रहे थे, ग्लाइऑक्सिसोम का काम है, क्योंकि उनका काम होता है लिपिड्स को या फैट्स को कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स की जब ब्रेकडाउन होगी तो उसकी ब्रेकडाउन से आगे एनर्जी प्रोडक्शन होनी होती है, ठीक है। तो ये इसलिए ग्लाइऑक्सिसोम का इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर बताया गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द सेलुलर कंपार्टमेंट, ये अगर आप देखें तो साइटोस्केलेटन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरनल सेलुलर कंपार्टमेंट्स है वो किसका रोल है वाला, दैट इज़ इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक। अच्छा जी, सीलिया, फ्लैजेला एंड द बेसल बॉडीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, तो आपको पता है जितनी भी चीज़ें हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो चीज़ है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सोमैटिक सेल ऑफ द ड्रोसोफिल हैव क्रोमोसोम, आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम में मैंने आपसे कहा था कि आपने ये चीज़ें लाजमी तौर पर याद रखनी है कि सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम है और जर्म सेल्स में कितने क्रोमोसोम है, ठीक। सोमैटिक सेल में कितने और जर्म सेल में, क्योंकि आपको पता है सोमैटिक सेल के अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और जर्म सेल्स के अंदर आपको पता है हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है बोला, अब वो पूछ रहा है कि सोमैटिक सेल्स में कितने हैं, तो डेफिनेटली वो 8 इसका आंसर बनेगा, दैट इज़ बीटा, ठीक है। सो 20th का हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, दैट इज़ बीटा इसका आंसर बन रहा है, ठीक। ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर अगर आप देखें नेक्स्ट वन है बीटा 21 जो है, न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल्स फंक्शन थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ, आपको पता है ऑल ऑफ दीज, ठीक। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सारे आरएनए बनेंगे और जितने भी आरएनए बनेंगे वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, ठीक। आपने सेंट्रल डोगमा भी पढ़ लिया हुआ है, उसमें भी आपको पता है कि जितने भी आरएनए वो मिलकर काम करते हैं। सो हमारे पास ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बन रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इंक्लूड्स ऑल अदर्स इन द लिस्ट, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका डेल्टा आंसर है। आपको याद होना चाहिए मैंने ये ट्रांसपोर्ट भी आपको करवाई थी सबसे पहले टॉपिक के अंदर, सेल मेम्ब्रेन का हमारा टॉपिक था, उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, मैंने आपको क्लियरली तौर पर बताया हुआ था। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की हुई थी डिटेल के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो बन रहा है,
अच्छा जी, सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ व्हाट सेल डिवीजन। तो आपको पता है ये सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल्स का कलेक्टिव नेम है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है टॉपिक के अंदर। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करता है, ये सेल फर्विंग में हेल्प करता है। ठीक है, और सेल फर्विंग आपको आइडिया होगा कि वो सेल की डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है उसकी डेस्टिनेशन उस तक पहुँचाने का कौन रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, सो इसका बीटा आंसर जो है ना वो डेवलप हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विच प्रोसेस काज एडिशन ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल। एडिशन कौन काज करता है? ठीक, तो ये एक्सोसाइटोसिस। आपको पता है जब सेल बाहर निकलता है, ठीक, जब सेल बाहर निकलेगा, आई मीन वेस्ट मटेरियल जो भी सेल के अंदर से चीज़ बाहर निकलती है, तो वो जो चीज़ बाहर निकल रही होती है वो उसका जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास इसको सेल मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन इज असिस्टेड बाय। डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है? तो आपको पता है ये पर ऑक्सीसोम्स का काम होता है। ठीक है, पर ऑक्सीसोम, क्योंकि पर ऑक्सीसोम आपको पता है पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प और उसकी डिग्रेडेशन कर रहा होता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन इसके अंदर एम रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि पर ऑक्सीसोम्स का रोल है। ठीक, अच्छा जी, फिर अगर आप देखें इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन प्लेज कंसिडरेबल रोल इन द सेल कंट्रैक्शन। सेल कंट्रैक्शन में क्या चीज़ हेल्प कर रही होती है? तो ये भी आपने सेल स्केलेटन में पढ़ा था। तो इसका आंसर है माइक्रो फिलामेंट। ठीक है, माइक्रो फिलामेंट ये हमारे पास पार्ट है। अच्छा जी, 28 देखिए। विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ इट। कौन सी चीज़ है जो उसकी फ्लूइडिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, पहले टॉपिक के अंदर ही था सेल मेम्ब्रेन में कि विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइडिटी एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। याद होना चाहिए आपको। तो ये जो इसका आंसर है वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ कोलेस्ट्रोल आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन डीएनए और आरएनए। किसके पास डीएनए और आरएनए नहीं है? तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास लाइसोसोम्स है। ठीक है, लाइसोसोम आपको पता है ऑर्गेनेल है, उसके अंदर तो इंजाइम्स हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में आरएनएज हैं। ठीक है, डीएनए होता है, और इसके अलावा वायरस में भी है सारी चीज़ें, इसलिए बेटा इसका आंसर बात है। 30 देखिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आप देखिए 30 का आंसर हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये 30 का आंसर बन रहा है हमारे पास। ठीक, 30 का आंसर है बीटा। ठीक है जी, सो ये हमारे पास बीटा इसका आंसर है। 31 देखिएगा। न्यू राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल इन डैश ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। न्यू राइबोसोम असेंबल इन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो इसका आंसर है नए जो राइबोसोम कहाँ पर असेंबल होते हैं, मीन जुड़ते हैं कहाँ पर है, तो ये साइटोप्लाज्म इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितने भी राइबोसोम बनते हैं उसने आना होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, इसलिए उनकी असेंबलिंग यानी वो इकट्ठे कहाँ पर होते हैं। आपको पता है 2 सब यूनिट है, एक स्मॉलर और दूसरा लार्जर सब यूनिट। ये हमने अभी पीछे ट्रांसलेशन डिटेल से पढ़ी भी है। ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक, अच्छा, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। अच्छा जी, एनिमल सेल का क्या फंक्शन नहीं है इसके अंदर, तो वो ये है इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशंस। ठीक है, एनिमल्स के अंदर आपको पता है ये नहीं होता। ठीक, ये रोल, क्योंकि ये सेलुलर जो रेस्पिरेशन आपको पता है जितना भी प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो डेफिनेटली ये सेल मेम्ब्रेन तो उसका रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, 33 देखिएगा। 33, अब हमारे पास 33 जो है
ये वाला 33, ठीक। 33 में देखिए ज़रा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिवर्सल फीचर्स क्या नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ लोकोमोशन, ठीक। इज़ नॉट द यूनिवर्सल फीचर ऑफ, आपको होता है बाकी सारी रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में आता है, ठीक है। तो लेकिन लोकोमोशन जो है ना, ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास 33 का जो आंसर बन रहा है दैट इज़ अल्फ़ा। इट इज़ नॉट एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस क्या नहीं है, तो अभी हमने कहा था, ये ऊपर ही डिस्कस हुआ था, सवाल आया भी है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको होता है वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी मैंने आपसे कहा था कितनी होती है, बोला 3 तरह की होती है, एक डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक। तो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड यहाँ पे डिफ्यूजन का ऑप्शन दे रहा है, तो इसलिए 4 इसका आंसर है। 35 देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट, विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस फेस मोस्ट डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन सी चीज़ जो फेस डिफिकल्ट करेंगे, ऑब्वियसली तो वो आयनिक सब्सटेंसेस है। ये भी पहला टॉपिक था हमारे B1 का, ठीक है। हमने कहा था 2 चीज़ें आसानी से पास हो जाती है, एक छोटे मालिक्यूल्स और एक लिपिड सॉल्युबल मालिक्यूल्स। कौन सी चीज़ें जो आसानी से नहीं पास हो सकती, एक तो लार्जर मालिक्यूल और दूसरा आयनिक मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये आयनिक पार्टिकल्स आए थे, बीटा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एट ऑल साइट्स इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन ऑल एट ऑल साइट्स इन द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट। तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में भी हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रही है, गोल्गी बॉडीज़ के अंदर नहीं होती। तो इसका आंसर हमारे पास डेल्टा है। बाकियों में क्यों हो रही है, तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना DNA है, अपने राइबोसोम्स हैं, ठीक है, अपनी सारी मशीनरी है, तो इसलिए वो सिंथेसाइज हो गए। क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसे ही है, और आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ फॉर्म होती है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, राइबोसोमल RNA। ये भी अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उससे रेलिवेंट ही है। तो ये हमारे पास राइबोसोमल RNA है, ठीक है। आपको पता है न्यूक्लियोलस का एक होता है सेंट्रल फिब्रल एरिया, उसमें DNA भी होता है, राइबोसोमल RNA भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें इसके अंदर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको पता है ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है। क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन आपको आइडिया है ये सेल वॉल का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, ठीक है जी बात। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चार्ज्ड पोर्स इन अ सेल मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय, चार्ज्ड पोर्स कौन बनाता है, तो ये इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। हमने ये भी सेल मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था, याद है कि 2 तरह की प्रोटीन्स हमने डिस्कस की थी। 2 तरह की प्रोटीन्स होती है, एक तो इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल्स कहते हैं ऐसी प्रोटीन्स को जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली था। ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर हैं, ठीक है, मोज़ेक हैं, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है, ऊपर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सिस्टर्नी स्टैक इन गोल्जी ऑपरेटर्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ व्हाट, SCR, ठीक है। तो आपको पता है SCR की ये बडिंग होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडिंग होके आगे सारी ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, वो होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनना है हमारे पास, SCR। अच्छा जी, स्टीरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, स्टीरॉइड कौन सिंथेसाइज करता है, तो आपको पता है ये भी SCR का काम है। SCR का कितने काम थे, हमने बड़ा लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और इसके अलावा नंबर इम्पल्स की कंडक्शन करेगा, ठीक। अब चूंकि ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, तो आपको पता है लिपिड में जो है वो डिफरेंट तरह के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है, जिसमें फिर स्टीरॉइड्स भी आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है 41 का, दैट इज ए अल्फा आंसर बन रहा है, ठीक है जी। 41 का अल्फा आंसर, ये सारी की आपकी बोर्ड में भी
लिखी हुई है, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डू नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, तो वो ऑब्वियसली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है। आपको पता है ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होनी होती है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, वहाँ से फिर ये आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन साइटोसोल में होनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। सो चार्ली इसका आंसर बनना, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लाइसोसोम्स आर बिलीव्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम, लाइसोसोम्स आर बिलीव्ड टू, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं लाइसोसोम्स आर बिलीव टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आपको आइडिया है ये ओरिजिनेट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। आपको याद होना चाहिए जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना था तो उसमें से गोल्जी वेजिकल्स निकलते थे, ठीक है। जब वो गोल्जी वेजिकल्स के अंदर एंजाइम पैक हो जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, तो ये फिर लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने प्राइमरी लाइसोसोम कहा था, ठीक है। याद है आपको, हमने जो टॉपिक में डिस्कस किया था वही चीज़ें सारी, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूक्लियस इज ऑफ्टन डार्कली स्टेन्ड विद व्हाट, बेसिक डाई। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एमसीक्यूज हमने उधर भी डिस्कस किया था बोर्ड के ऊपर भी टॉपिक के दौरान, ये कि ये बेसिक डाई है। क्यों बेसिक डाई? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर डीएनए है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एसिडिक है, और ये बेसिक डाई जो है ना इसको स्टेन करता है, ठीक, स्टेन करता है, इसलिए हमारे पास ये बेसिक डाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। तो आपको पता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक, जिसको आपने नाम दिया काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल था ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन फिर वो आपको पता है क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच होती है और क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन के अंदर हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है चार्ली। अच्छा जी, रीजन्स ऑफ न्यूक्लियोलस दैट हैज़ राइबोसोमल डीएनए इज, तो बताइए सेंट्रल फिब्रल एरिया है, सही, सेंट्रल फिब्रल एरिया उसको कहते हैं, जिसमें राइबोसोमल डीएनए होगा तो राइबोसोमल आरएनए बनेगा। इस तरह के 2 क्वेश्चन पहले भी आ गए इसी टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो राइबोसोमल क्या है? डीएनए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 47, स्ट्रक्चर्स दैट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स इज, और वो आपको पता है लाइसोसोम है। कोई भी चीज़ जो सेल को इन्वेड करती है, अटैक करती है, जो सेल के अंदर आती है, आपको पता है उसको कौन इनगल्फ करने के लिए बैठा हुआ है? लाइसोसोम। इसीलिए तो उसका नाम है लाइसोसोम। क्यों लाइसोसोम है बोला? क्योंकि आपको पता है लाइसोमीन ब्रेकडाउन है, ठीक है, लाइसिस करने वाली है, ठीक है। तो लाइसिस ऑब्वियसली लाइसोसोम का काम है इसके अंदर, ठीक। तो कोई भी चीज़ याद रखिएगा जो सेल के ऊपर अटैक करता है और अंदर आता है, सबसे पहला डिफेंस क्या होता है हमारा? कि लाइसोसोम इसको इनगल्फ करता है, ठीक। अच्छा 48 देखिएगा, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डैश एंड रेडी टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको पता है जितना भी ट्रांसपोर्ट का रोल था, अगर आपको याद हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था सिस्टर्नी का रोल, उसमें जो इनर कनकेव सरफेस होता है ना गोल्जी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अहम रोल प्ले कर रहा होता है। इनर कनकेव शेप आपको याद होना चाहिए, हमने कहा था आउटर वो फॉर्मिंग फेस है, इनर वो मैच्योरिंग फेस होता है, याद आया? तो मैच्योरिंग फेस से जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रही होती है, ठीक। मैच्योरिंग फेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए इनर कनकेव सरफेस होती है जिसको हमने मैच्योरिंग फेस का नाम दिया, वैसे इसका चार्ली आंसर बन रहा है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 है, द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेल साइकिल दैट आर हेल्ड टुगेदर एट, तो आपको पता है ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर आके एक दूसरे से जुड़े होते हैं? वो है सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमर मीन पार्ट, एक सेंट्रल पार्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम नाम दिया सेंट्रोमर का। 50 देखिएगा, द इंटायर सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, इज रीजन आल्सो नोन एज सैकुलस। सैकुलस इसको नाम देते, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ ये बैक्टीरिया के अंदर था चैप्टर नंबर 6 के अंदर कि ये सैकुलस आउटरमोस्ट एक सेल वॉल बनाती है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 51 है, वो जो सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट जनरेट्स एटीपी फ्रॉम एडीपी,
ठीक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, दैट इज़ बीटा इसका आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि एटीपी कहाँ से बनेगा, फ्रॉम एडीपी। एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फास्फेट जब ऐड होगा तो वो क्या बना देगा बोला, एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह एटीपी जनरेट होता है इसके अंदर, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 52 है, these organelles have been found in protozoans, yeast and higher plants। तो ये देखिए पैरोक्सिसोम्स की स्टेटमेंट है। अगर आप देखें ना पैरोक्सिसोम्स की लाइन पढ़ें तो कहता है पैरोक्सिसोम जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट, ये सभी चीज़ों के अंदर पाया जा रहा है जो इस तरह मेंशन किए, जैसे प्रोटोजोन्स है, यीस्ट और हायर प्लांट्स के अंदर पैरोक्सिसोम। तो ये इसकी प्रेजेंस बताई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, साइज एंड द नंबर ऑफ डैश वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो आपको ये आइडिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर जो आपका मसल, जो सेल फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। जैसे आपके मसल्स हैं, अगर आप जिम वगैरह करते हैं या कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं, विगरस एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी ज़्यादा जो सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको पता है जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, जाहिर सी बात है उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जिनको जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फिर उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 है, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इज रेगुलेटेड बाय, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इज ट्रांसपोर्टेड। तो ये आपको पता है, ये प्रोटीन्स की बात की जा रही है, ठीक है, प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन आपको अभी हमने कहा वो चैनल्स बनाते हैं, वो पोर्स बनाते हैं, जिसमें से हर चीज़ जो है वो क्या होती है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर में है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आफ्टर स्पेशल प्रोसेसिंग द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड एंड डैश कम आउट ऑफ द सर्फेस। तो सिंपल सी बात है, जब माइटोकॉन्ड्रिया को रप्चर करेंगे उसमें से क्या बाहर निकल आएंगे, बोला दीज आर F1 पार्टिकल जो है वो बाहर निकल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो F1 पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाते हैं आफ्टर रप्चरिंग। तो हमारे पास चार्ली इसका आंसर बन रहा है। सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज, सोलुबल जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो क्या है, साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो ये चार्ली इसका आंसर बन रहा है। अच्छा जी, क्राइटेरिया इज मेड ऑफ क्रिस्टा इज मेड ऑफ डैश। क्रिस्टा आपको पता है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कहते हैं, फोल्डिंग जो उसकी होती है। अब जाहिर सी बात है वो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज़ से बनी होती है, एक तो प्रोटीन्स की, दूसरा लिपिड की, तो लिपोप्रोटीन बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, लिपोप्रोटीन, डेल्टा इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 58, these are considered more cylindrical made up of contractile actin proteins। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपसे जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, क्या नाम है, सेल स्केलेटन का, उसमें हमने तीनों पॉइंट बड़ी कंपैरिजन में किया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसकी कंपोजिशन, इसकी डेफिनेशंस, इसका डायमीटर, ठीक है, इसके फंक्शन अच्छी तरह याद करने, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको लिखा था मोर सिलेंड्रिकल कौन है, तो वो माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका चार्ली आंसर है। 59 देखिएगा, 59 जो है, इट इज़ अ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज कौन है, तो जाहिर सी बात है एटीपी सिंथेज कौन बना रहा है, F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल को एटीपी सिंथेज कहा जाता है, वाई, क्योंकि F1 पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर एटीपी बनाने की फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है। आई मीन इट हैज़ इंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन सी इंजाइमेटिक एक्टिविटी है बोला, वो एक्टिविटी है उसको कहते हैं एटीपी सिंथेज की। नाम से पता चला एटीपी सिंथेज, यानी एटीपी बनाने वाला ही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन डिवाइडिंग सेल्स क्रोमेटिन मटेरियल इट इज़ रिप्लेस्ड बाय। तो आपको पता है क्रोमेटिन मटेरियल पहले होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब वो कंडेंस होते चले जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वो क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी उसकी जो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है, जब वो हो जाती है तो इसके अलावा क्या बन जाता है, वो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास B1 टेस्ट हमारा, ठीक है। B1 का हमारे पास T1 उसका टेस्ट है। होप सो कि आप लोगों को ये सारा चैप्टर 4 टॉपिक वाइज और MCQ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये MCQ सारे अगेन मैं बता रहा हूँ
ये स्टार्ट की बुक में अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशंस के लिए वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसको भी कंसीडर करें साथ साथ, ठीक, ताकि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास था B1 टेस्ट। होप्स हो कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।